हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे टू द पॉइंट क्लासेस में। तो जैसा कि हम यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन आगे कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब कि जो कोफिशिएंट होगा पूरी इक्वेशन का किसी भी टर्म का, वो एक कांस्टेंट होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी डेरिवेटिव या जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि वाई जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली हम लेते हैं, उसकी डिग्री 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है डिग्री ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1। तो ये आप ध्यान रखें। तो अगर अब मुझे nth ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी हो तो उसकी क्या फॉर्म होगी, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। द nth ऑर्डर linear differential equation is written as, तो ये इसका जनरल एक फॉर्म होती है लिखने का तरीका, ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स बाय एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। एक एक माइनस होता रहता है और एंड में हमें टर्म मिलती है ए एन और वाई इज़ इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे जो क्यू है वो एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल है एक्स। जो ये क्यू है, क्यू इज़ अ फंक्शन विद वेरिएबल एक्स। और इसको अगर अभी इतना बड़ा लिखना थोड़ा अजीब लगता है, तो अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जनरल नोटेशन है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए नॉट डी प्लस डी माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन, और y मैंने सब में से कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू क्यू, राइट। और इस पूरे को हम लिख सकते हैं अ फंक्शन विद वेरिएबल d, राइट। तो आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर q ज़ीरो हो जाए, इफ़ q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारा इक्वेशन ये रह जाएगा और ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इट इज़ अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो आप, ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी जनरल फॉर्म होती है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन होता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज़, जिसको हम बोलते हैं सी एफ, और इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पी आई, और इसका पूरा नाम होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट। तो अगर मुझे किसी सोल्यूशन कोई इक्वेशन गिवन हो, जैसे कि एक इक्वेशन लिखते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन लिखना होगा तो मैं लिखूँगा सोल्यूशन सी एफ वाई इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। राइट। तो ये इसका पूरा सोल्यूशन होगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई है। तो अब ये सी एफ और पी आई कैसे निकालते हैं, क्या इनका मतलब है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी थ्योरी पार्ट चलेगा तो वो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा तो आपको पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये सी एफ कैसे निकालते हैं, पी आई का क्या मतलब है, कैसे निकालना है एंड ऑल। तो अभी हम अपनी एक इक्वेशन लिखते हैं। जैसा ये इक्वेशन है इसी को मैं पहले वाली जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए नॉट डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब अगर मुझे इसका सी एफ निकालना है, इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग निकालते हैं और एंड में दोनों को प्लस करके हमारा सोल्यूशन लिख देते हैं फॉर सी एफ। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करते हैं, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, क्या होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है इस इक्वेशन में q की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 हो एंड जो d है उसको हम m या किसी भी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a नॉट m पावर n प्लस a पावर a वन m पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस a n इज इक्वल्स टू 0। राइट। तो अब इस इक्वेशन के कुछ रूट्स आएंगे, उन रूट्स को हम ले लेते हैं। लेट रूट्स आर m1 कॉमा m2 कॉमा एंड सो ऑन mn। राइट। तो जो हमारा सी एफ होगा वो इन रूट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग कलर के पेन से। सी एफ डिपेंड्स अपॉन द रूट्स। कौन से रूट्स? ये वाले। ओके। तो डिपेंड कैसे करेगा उसके हम केस देख लेते हैं। मेनली 3 केस हैं, उन उसमें से 2 काफ़ी कॉमन है, एक थोड़ा कम यूज़ किया जाता है, तो देखते हैं। केस 1, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहले दूसरा देखते हैं, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट्स रियल हैं और अलग अलग वैल्यूज़ के हैं, तब हमारा जो सी एफ होगा वो होगा सी एफ इज इक्वल्स टू सी वन ई पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई पावर एम टू एक्स प्लस एंड सो ऑन जितने भी हमारे रूट्स हैं, प्लस सी एन ई पावर एम एन एक्स। ये हमारा सी एफ होगा।
अभी देखते हैं केस 2। व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे दो रूट्स इक्वल हैं, उनको हम लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट m1 इज इक्वल्स टू m2 है, और बाकी जितने रूट्स हैं mn तक वो सब अलग अलग हैं। तो इस केस में हम CF लिखेंगे C1 प्लस C2x e पावर m1x। यहाँ पे अब m1x बोलो चाहे m2x बोलो, दोनों इक्वल है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्लस बाकी सेम जैसे ऊपर वाला था, C3 e पावर m3x प्लस एंड सो ऑन Cn e पावर mnx। और अभी मान लीजिए इसी केस में तो अगर इसी केस में m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 होता, अगर तीन रूट्स इक्वल होते तो उस केस में CF को हम लिखते CF इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वेयर। होपफुली अभी आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है, और उसके बाद वाले सब सेम e टू द पावर m4x प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो अभी देखते हैं हमारा थर्ड और आखिरी केस फॉर फाइंडिंग CF। केस 3, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। मान लीजिए इसमें रूट्स हमारे हैं, इसमें रूट्स हमारे लेट रूट्स आर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बी बीटा। तो इस केस में हम CF को लिखेंगे, ये काफ़ी कम यूज़ होता है, CF इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा x और ब्रैकेट के अंदर C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये हमारे तीन केस थे CF निकालने के। अब जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहले हम रूट्स फाइंड करेंगे इक्वेशन के, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे गिवन इक्वेशन की, उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करेंगे, और रूट्स फाइंड करने के बाद हम इस फॉर्म में उसके CF को लिखेंगे। घबराइए मत, क्वेश्चन में आपको जब करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा इस फॉर्म का क्या मतलब है, कैसे लिखने हैं, कैसे रूट्स फाइंड करने हैं, वो सब पता चल जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF हमने देख लिया, PI देख लें, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, अराउंड 6 रूल्स हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर फाइंडिंग PI, रूल 1, पहला रूल है व्हेन FD इज इक्वल्स टू D गिवन हो। कहने का मतलब हमारी जो जनरल फॉर्म है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, FD y इज इक्वल्स टू Q। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में FD हमारा सिर्फ D के इक्वल है तब PI क्या होगा, तब हम PI लिखेंगे 1/DQ। आप ये भी मान सकते हो कि हमने इस इक्वेशन में FD को पहले D लिख लिया, उसके बाद Y की वैल्यू लिखी है 1/DQ। जब यहाँ से D होगा तो वो इस साइड जाके 1/D हो जाएगा और Q सेम रहेगा, राइट। और इसको हम आगे लिख सकते हैं
इंटीग्रल ऑफ क्यू डी एक्स। डी का मतलब था डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी एक्स, सॉरी। हमने पहली स्लाइड में मैंने आपको लिख के भी बताया था, यहाँ पे ये देखिए डी अपॉन डी, यहाँ पे वाई नहीं लिखना चाहिए था मुझे, राइट। तो सेम यहाँ पे डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स, और वो अपॉन में है तो उसको इंटीग्रल लिखा है, राइट। ये था हमारा फर्स्ट केस, रूल 1। अब देखते हैं रूल 2। इस रूल में अगर एफ जो डी है हमारा वो एक फंक्शन है डी माइनस अ कांस्टेंट ए, अगर हमारा जो एफ डी है वो डी माइनस ए की फॉर्म में है, तब हम पी आई लिखेंगे 1 अपॉन डी माइनस ए क्यू। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स। मैं आपको बता दूं, ये आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई मैं आपको डेराइव नहीं करवा सकता कि ये कैसे आया क्यों आया, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को देख के ही आपको आंसर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर 3, अभी हमने देखा एफ डी फंक्शंस के बारे में, अब हम क्यू को लेके चलेंगे। व्हेन q is equals to e to the power ax, where a is a constant, right। जब इस इक्वेशन में q हो e to the power ax वाली फॉर्म में हो तब pi क्या होगा, तब pi को हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ डी q, और q को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स, राइट। और अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एफ ए ई टू द पावर ए एक्स। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे डी था वहाँ पे हम ए रख देंगे। यहाँ पे मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, डी को हम रिप्लेस कर देंगे ए के साथ, राइट। और इसमें एक चीज़ और है, इस केस में एफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर एफ ए 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 बन जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको पता ही है वो क्यों, 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि एफ ए अगर 0 हो जाए तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप रिमार्क लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे। और साथ साथ में मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें अपने, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम जब ये रूल्स यूज़ करेंगे तो आप बार बार फिर वीडियो पीछे करके नहीं देखोगे, आप अपने नोट्स की तरफ देखोगे, राइट। तो अगर इफ़ एफ ए इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो भी देखिए किसी भी फंक्शन में अगर उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो वो किसी एक टर्म के कारण होती है, राइट। तो हम उस टर्म में से, उस पूरे फंक्शन में से कुछ ऐसा कॉमन ले लेते हैं जिसके कारण वो 0 साइड हो जाए और x वाली टर्म्स अलग हो जाएं, राइट। कहने का मतलब हम एफ डी को ब्रेक कर लेंगे कुछ इस तरह से, कुछ कॉमन ले लेंगे हम d माइनस ए टाइम कोई भी ऐसी जिसमें a कोई एक कांस्टेंट होगा और d हमारा जो वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर होगी, वो हम कॉमन ले लेंगे और अंदर कुछ इक्वेशन कुछ फंक्शन बच जाएगा। और इसमें जो ये फंक्शन होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सिर्फ यही फैक्टर के कारण हमारा पूरा फंक्शन जो था वो 0 आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो हमारा पी आई जो है वो बन जाएगा 1 अपॉन एफ डी की जगह मैं ये लिख दूँगा डी माइनस ए पावर एन फाई डी ई टू द पावर
ए एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 ए, डी को हमने ए के साथ रिप्लेस कर दिया, एंड ब्रैकेट में x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर ए एक्स, राइट। तो ये हमारा पी आई हो जाएगा इस केस के लिए जब एफ ए की वैल्यू 0 हो जाए। इस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों केस क्या चल रहा है क्या नहीं। क्वेश्चंस को देख के आपको समझ भी आएगा कि ये डी माइनस ए पावर एन क्या चीज़ है, कैसे कॉमन आया, ये क्या कैसे लिखा, इसका क्या मतलब है, वो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। अब बढ़ते हैं हमारे रूल 4 की तरफ। व्हेन q इज इक्वल्स टू या तो साइन ए एक्स हो और कॉस ए एक्स हो, दोनों के लिए सेम ही रूल है। और इस रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारा पी आई होगा वो होगा 1/f डी स्क्वेयर साइन ए एक्स। हम अपने जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें डी स्क्वेयर बना वाली जो भी टर्म होंगी उसको माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ डी स्क्वेयर वाली टर्म्स को हम माइनस ए स्क्वेयर के साथ रिप्लेस कर देंगे। इस पे भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी स्क्वेयर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वेयर के साथ। अगर मान लीजिए डी क्यूब होगा तो हम उसको लिखेंगे, एक डी बाहर आ जाएगा और डी स्क्वेयर को हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वेयर, राइट। अभी देखते हैं रूल 5। इस रूल में अगर q x टू द पावर m की टर्म में हो और m कोई भी एक इंटीजर है, राइट, तब हमारा पी आई होगा 1/f डी q, और इस 1/f डी को हम कुछ ऐसे लिखेंगे 1/f x पावर m। और यहाँ पे इसके अंदर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी टर्म्स तक जाना है, और एक टर्म के बाद वहाँ पे 0 आने लग जाएगा तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी होगी, राइट। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या मतलब है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पहले पढ़ी हुई है 12th में, राइट। अभी देखते हैं रूल नंबर 6 और हमारा लास्ट रूल। व्हेन q इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स एंड उसके साथ कोई और फंक्शन भी हो wx, वो भी x वेरिएबल के साथ, तब हमारा पी आई जो होगा वो होगा 1/f डी ई टू द पावर ए एक्स डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1/f डी प्लस ए डब्ल्यू एक्स। बस हमें एफ डी को ए के साथ ऐड कर देना है हर जगह पे, राइट। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे पी आई और सी एफ को फाइंड करने के। अभी हम इनके 2-3 क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस के साथ आपको पता चल जाएगा इन रूल्स को कैसे यूज़ करना है, और बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आपके लिए भी आसानी होगी कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन गिवन है d-1 होल स्क्वायर d-3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। तो सबसे पहले फर्स्ट
हम सी एफ निकालेंगे, और मैंने आपको बताया था सी एफ निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम इस टर्म की, तो वो होगी जहाँ जहाँ डी है उसको हम एम लिख लेंगे, m-3 होल क्यूब, y को हम 1 पुट कर देंगे और q को यानी कि e⁻3x को हम 0 लिख देंगे। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी गिवन इक्वेशन की, राइट। तो इसके रूट्स आप देख सकते हो, इसके रूट्स होंगे 1, 1, 3, 3, 3, राइट। तो आप इसका सी एफ लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो रूट्स इक्वल हों तो उसको हम लिखते हैं c1 + c2x e⁻ax। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो सिर्फ x बचेगा, प्लस अब यहाँ पे 3 रूट्स इक्वल हैं तो इसको लिखेंगे c3 + c4x + c5x² e⁻ax यानी कि 3x। होपफुली आपको सी एफ समझ आ गया होगा कि कैसे लिखा गया। अब हम लिखते हैं पी आई। इसका पी आई होगा, अब मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि जो हमारी क्यू है वो e⁻ax की फॉर्म में है, यानी कि हमने अपना रूल नंबर 3 किया था। रूल नंबर 3 के तो आप अगर देखें तो अपने नोट्स में, तो उसमें हमने लिखा था कि अगर जो हमारा क्यू फंक्शन है वो e⁻ax की फॉर्म में हो तो हम d को a के साथ चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब हमारा फ़िलहाल पी आई ए बनेगा, राइट। अब जहाँ जहाँ डी है उसको हम ए से रिप्लेस कर देंगे और हमारा ए की वैल्यू है 3, तो ये बनेगा 1/। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डी को 3 रख दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी और नीचे वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूँगा, मैं 3 सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा और ये बनेगा 3 - 1 = 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे अपना रूल नंबर 3 का जो हमने नोट या रिमार्क लिखा था कि अगर हमारा नीचे टर्म 0 हो जाए, एफ इज़ 0 हो जाए तो उसके लिए हम कुछ कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद उसको हम उसका पी आई हमने लिखा था 1/5a और ब्रैकेट के अंदर x⁴n e⁻ax, राइट। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, अगर आपके पास नोट्स हैं तो अच्छा है, वरना फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा पी आई इस केस में होता था 1/5a ब्रैकेट के अंदर x⁴n e⁻ax, राइट। तो इस केस में हमारा वो बनेगा, देखो 5a तो हमारा ये हो गया 4, राइट। हमें सिर्फ इससे प्रॉब्लम है तो हम इसको लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए x⁴n, n यहाँ पे कितना है 3, मतलब x³ n फैक्टोरियल 3 और मल्टीप्लिकेशन में e⁻3x, राइट। तो ये बन गया 1/24 x³ e⁻3x। और हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, y इज इक्वल्स टू सी एफ, मतलब ये पूरी टर्म c1 + c2x e⁻x प्लस c3 + c4x + c5x² e⁻3x प्लस 1/24 x³ e⁻3x। और ये हमारा हो गया सल्यूशन इस क्वेश्चन का।
होपफुली आपको अभी थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सी एफ कैसे निकालना है, पी आई कैसे निकालना है, दोनों को कैसे यूज़ करना है, हमारा एंड रिज़ल्ट कैसा दिखेगा। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो मैंने आपको रूल्स करवाए वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन को देख के आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म का है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डी स्क्वेयर वाई प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वेयर x। तो सबसे पहले इस एक लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। डी स्क्वेयर प्लस यहाँ आप छोड़ दीजिए, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अगर अभी तक आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के बताएं कि क्या होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे होगी एम स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। y की जगह 1 आएगा, d की जगह m आएगा और q की जगह 0। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे m प्लस 2 m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स आ गए -1 एंड -2। तो इसका सी एफ बन गया c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x, राइट। तो अभी बढ़ते हैं इसके पी आई की तरफ। पी आई होगा 1/d स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं एक y लिखना भूल गया, मल्टीप्लिकेशन बाय 4 cos स्क्वेयर x। तो देखिए मैंने आपको जितने भी रूल्स करवाए उसमें हमने कोई भी ऐसा रूल नहीं किया जिसमें cos स्क्वेयर x के बारे में कुछ बात की हो। हाँ, हमने एक रूल किया था, रूल नंबर 4, जिसमें हमने cos x की बात की थी, पर cos स्क्वेयर x की बात हमने कहीं भी नहीं की। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 1/d स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वेयर x। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 2 cos स्क्वेयर x को हम लिख सकते हैं ये 2 सेम आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x। ये हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी जो आपको याद होंगी पहले से ही, राइट। तो अभी इसको हम ब्रैकेट को हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये बनेगा 1/d स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/d स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2 इंटू cos 2x। अब देखिए ये वाले रूल हमने रूल नंबर 4 किया हुआ है, इसके लिए हम क्या करें, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर 0x। अब ये टोटल बन जाएगा e टू द पावर 0 और किसी भी टर्म का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो अब मैंने आपको ये रूल भी करवाया हुआ है, ये रूल भी करवाया हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा, मैं यहीं पे वो टर्म दोबारा लिख लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। टू ई टू द पावर 0x प्लस 3d प्लस 2 cos 2x। अभी आप देखिए इस टर्म के लिए हमने लगाया रूल नंबर 3 जो मैंने आपको करवाया। आप अपना रूल नंबर 3 देखिए क्या था।
अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हमने जो किया था उसका मतलब था जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे हम d की जगह a रख दें। तो यहाँ डी स्क्वायर है तो मतलब 2 बार डी है तो 2 बार डी रखोगे तो 2 बार 1 का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर। यहाँ पे 0 रखोगे यहाँ पे भी 0 होगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ आएगा 1/2 इंटू 2। और ये टर्म तो पहले से ही 1 थी तो ये हमें अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं, तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। प्लस अब अपना रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 में हमने कॉस ax और साइन ax के बारे में लिखा था, का रूल देखा था, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के इक्वल रखते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे एक सेकेंड, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने एक 2 मिस किया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 आना था और यहाँ पे भी एक 2 आना था, राइट। तो ये बनेगा 2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखूँगा, मतलब कि माइनस ऑफ ए, यहाँ पे है 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ पे आएगा cos 2x, राइट। तो ये कट हो के आ गया 1, यह बनेगा 1 प्लस 2 cos 2x अपॉन 3d माइनस 2। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ बचा नहीं है नीचे करने के लिए, क्योंकि मैंने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिख लिया। अब अकेला डी है तो मैं अकेले डी का कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इसको दोबारा डी स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आइडेंटिटी लगाई, ऊपर नीचे 3d प्लस 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो ये लिख गया और नीचे आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं डी स्क्वायर को दोबारा लिख सकता हूँ माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 3d प्लस 2 इंटू 2 इंटू कॉस 2x अपॉन में, अब डी स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4। तो ये बनेगा 1 प्लस तो ये बनेगा 1 अपॉन -40 और यहाँ पे एक 2 था और ऊपर है 3d प्लस 2 cos 2x और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1/20। और इसको देखिए हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा 3 और डिफरेंशियल ऑफ cos 2x होता है -2 sin 2x प्लस, और ये सेकेंड टर्म बनेगी 2 cos 2x, राइट। तो यानी कि हमारा ये पी आ गया। तो हम इसका सल्यूशन लिखेंगे, कंप्लीट सल्यूशन। y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो वो बनेगा c1 ई पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई पावर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1/20 माइनस 6 साइन 2x प्लस 2 cos 2x। तो ये हमारा एंड सोल्यूशन बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।